हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम पॉलीमर्स चैप्टर कर रहे हैं, एंटी अभ्यास के जो क्वेश्चंस हैं। राइट नाउ इसमें गाइस पॉलीमर्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी गाइस, हालांकि वो नीट की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। लेकिन आप चाहे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपके बेसिक्स वीक हैं। क्योंकि उस वीडियो को अगर आप एक बार कवर कर देंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें कंप्लीट बेसिक्स से बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है। सो आई होप आप उसे देखेंगे अगर आपको कोई डाउट है। फिलहाल इसमें भी देखते हैं हम आगे, इसमें भी हम बेसिक से ही पढ़ेंगे वैसे। राइट, प्लेलिस्ट जो भी है रेस्पेक्टिव आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार नजर मार लीजिएगा आप उस पर, तो देख लेंगे आप, है ना। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैच द पॉलीमर्स इन कॉलम ए विद देयर मेन यूजेस इन कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली इसमें आपको मैच करने हैं। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको दो मेथड यूज कर सकते हो, या तो आप बेसिक्स यूज करें और अपनी नॉलेज यूज करें, ठीक है, और एक दूसरा होता है डायरेक्ट आप ये टेबल यूज कर ले। एनसीईआरटी की टेबल है ये, तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें से उठ सकते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ गया तो अटक जाएंगे आप, तब आपको जो मेरा पहला मेथड है बेसिक्स वाला वो काम आ जाएगा। अगर आप याद रख सकते हैं चीज़ों को तो याद कर लेगा इस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनको यूज करके ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की तरफ। देखिए गाइज, जो पॉलीमर्स हैं वो मेजरली तौर पे आपके चार तरह की इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ज्यादातर और भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर चार इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है। पहला होता है रबर वाली इंडस्ट्रीज में, जो रबर बनाने में काम आती है, चाहे टायर में यूज हो रहे हैं, चाहे आपके किसी और पेंसिल वाली रबर में यूज हो रहा है। दूसरा जो इंडस्ट्री है आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। उसके बाद फाइबर, सिंथेटिक फाइबर वगैरह जो कपड़े होते हैं, नाइलॉन वगैरह आपने सुना होगा। और फिर है पेंट्स एंड वार्निशेस, पेंट वगैरह में भी यूज होता है। ये समझे आप गाइस, अभी इसमें देखिएगा आप सब समझ जाएंगे ना। जो रबर इंडस्ट्रीज है इसमें मेजरली जो आप नाम देते हैं पॉलीमर को, इसमें कैटेगरी में आते हैं इलास्टोमर्स। जो प्लास्टिक है बेसिकली ये दो तरह के डिवाइड हो जाते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक एंड एक दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो फाइबर है उसको आप वही सब फाइबर ही बोलते हैं या सिंथेटिक फाइबर बोल दीजिए आप उसको, ठीक है। एंड नाउ पेंट्स एंड वार्निशेस जो हैं वो भी गाइज फाइबर के अंदर ही आ जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो आप देखेंगे फाइबर जो है वो पेंट एंड वार्निशेस में भी यूज होता है, तो आप इसको एक ग्रुप में कंपेयर कर लें। सो गाइस, जो ये चार तरह के पॉलीमर्स हैं इनको जब आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो सबसे जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जैसे वंडरवॉल फोर्सेस, ये है इलास्टोमर की, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत बार। अब आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन में यूज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपका आ ही जाएगा। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो थर्मोप्लास्टिक का नंबर आता है, यानी आईएमएफ फोर्सेस थर्मोप्लास्टिक की इलास्टोमर से ज्यादा है। उसके बाद नंबर आता है फाइबर का, और सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है, अट्रैक्शन है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। तो ये आईएमएफ का ऑर्डर हो गया, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ये समझ में आ गया। अब देखिए गाइस, अब जो मैं बताने जा रहा हूं आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो इलास्टोमर है मैंने बताया आपको, रबर वगैरह इसमें यूज होता है, ठीक है। यानी जो ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज वाले जितने भी मटेरियल होंगे वो इलास्टोमर्स में आ जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ब्यूना एस। अभी इनके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं क्वेश्चन आएंगे हम समझ जाएंगे, लेकिन आप वो जो मेरी वीडियो है उसमें देखेंगे तो सबका स्ट्रक्चर मैंने समझाया हुआ है। जी हाँ, दो जैसे ब्यूना की रबर होती है, ब्यूना एस और ब्यूना एन, तो जैसे ये दोनों के दोनों। या जैसे आपका हो गया नियोप्रीन। अब देखिएगा, ये मैंने नियोप्रीन बोला है, आइसोप्रीन नहीं। आइसोप्रीन वाला आपका नेचुरल रबर में आ जाता है, नियोप्रीन हो गया ये बेसिकली सिंथेटिक रबर में आ गया ना, जिसे आप पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हो, वो ये है, ठीक है। तो ये जैसे ये एग्जाम्पल्स हो गए इलास्टिक प्रॉपर्टीज वाले। थर्मोप्लास्टिक बेसिकली आप ये समझें कि वीक फोर्सेस हैं, यानी हीट के देंगे तो ये जल्दी टूट जाता है, तो इनमें वे प्लास्टिक आएंगी जो थोड़ी सी वीक प्लास्टिक है। समझ रहे हैं आपकी, अगर आप हीट देते हैं और वो पिघल जाता है, इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट है वे आते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम पॉलीथीन यूज करते हैं, है ना। पॉलीथीन में जो पैकेट्स, जो आपका पैकेजिंग में भी काम आता है, कैरी बैग्स बनते हैं जिसके, या पीवीसी, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी के पाइप सुना होगा आपने, प्लम्बिंग में यूज होते हैं। जो भी आपका घरों से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा जा रहा है वो पीवीसी के पाइप्स ही होते हैं, ठीक है। एक है इंपॉर्टेंट जैसे पॉलीस्टाइरीन,
पॉलीस्टाइरीन भी आपका थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है गाइज, ये भी यूज होता है ना। जो ये इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्ट, अब देखिए थर्मोप्लास्टिक वीक आईएमएफ फोर्स इसलिए है क्योंकि ये इनका सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी जो ये पॉलीमर्स है, कार्बन की चेन अगर सपोज है तो वो लीनियर है, समझ रहे हैं आप। और अगर ब्रांचेस भी होंगे तो छोटी छोटी ब्रांचेस है जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहीं पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये हाईली क्लोज्ड चेन ब्रांचेस है, मतलब यू काफी काफी मिली भी होंगी, समझ रहे हैं, बहुत तरीके से। जैसे इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेकेलाइट बेसिकली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इसका यूज हो जाएगा। और जैसे एक हो गया आपका दूसरा एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। ये सब आप देखिए, इन सब को देख के अभी आपको ये लग रहा होगा कि आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया कि ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन रबरी होती है, बचपन से पढ़ते आए, इसमें एक ही तरह की इलास्टोमर वाली रबर वाला है कंपाउंड। इसमें कंफ्यूज अगर आप हो सकते हो तो इसमें हो सकते हो, लेकिन इसमें भी आप देखिए जो टफ वाली जो प्लास्टिक है, बेकेलाइट, ये सब जो आपने कभी रेयरली सुना वो थर्मोसेटिंग में आ जाएगी। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी जो नॉर्मली आप देखते हो थर्मोप्लास्टिक में आ जाती है, ठीक है। अब आता है सिंथेटिक फाइबर या पेंट एंड वार्निशेस, है ना। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर में आपको जितने भी पॉलीअमाइड्स हैं या पॉली एस्टर हैं, ये सब के सब आ जाते हैं, कपड़े हैं, है ना। पॉलीएस्टर के आपने सुना होगा, पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड क्या है, जैसे नाइलोन वाले हैं, नाइलोन 66, नाइलोन 6, ये सुने होंगे ना, जिसमें भी उसमें जिस भी आपके एक पॉलीमर में नाइलोन जुड़ गया वो पॉलीअमाइड है, यानी वो एक सिंथेटिक फाइबर है। सिमिलरली पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर आपने सुना होगा, जैसे टेरेलिन, टेरेलिन हो गया। टेरेलिन का दूसरा नाम एक डेक्रोन भी होता है, आप ये गाइस सुनते रहिएगा, DACRON। टेरेलिन का एक दूसरा नाम डेक्रोन भी होता है, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे या पेंट एंड वार्निशेस में जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है ग्लिप्टल का, ये याद रखिएगा आप। ये एक सिंथेटिक फाइबर है, पॉलीएस्टर है, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल अभी बाद में आगे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका स्ट्रक्चर आप उसमें समझ लेंगे। तो आप ये समझिएगा, ये हो गए ना कि टेरिल, पॉलीअमाइड या पॉलीएस्टर जितने भी हैं सब फाइबर हैं, जैसे नाइलोन वाले हो गए पॉलीएस्टर, टेरिलिन वाले में आ जाएंगे। और जो ग्लिप्टल हैं वो पॉलीएस्टर है, ठीक है। और पॉलीएस्टर ये भी स्पेशली पेंट एंड वार्निशेस की कैटेगरी में आता है, जो कि यूज होगा। ये आपको अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े। अब देखिएगा इस वन बाय वन देखते हैं। मैंने आपको कहा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन में आपने बताया था आपको कि ये पॉलीस्टाइरीन क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना गाइस तो आपको एग्जाम्पल सब समझ में आएगा। मैंने अब आपको बताया कि प्लास्टिक है, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन एक प्लास्टिक है, अभी इसको ऐसे लिख देते हैं। ग्लिप्टल क्या, एक फाइबर है जो कि पेंट एंड वार्निशेस में यूज होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पीवीसी क्या है, एक प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये समझ में आ गया आपको, ठीक। जो सबसे पहले तो मैं ग्लिप्टल को मैच कर देता हूं, बी यानी आपका 1, बी का हो गया है आपका 1। अब देखिए बी का अगर 1 है, पेंट एंड लैक्वर्स, लैक्वर्स बेसिकली ये भी पेंट्स की तरह यूज हो जाते हैं, जो चिकनाई जो आपके कारपेंट्री में भी यूज होता है, सिंपल पेंट में वार्निशेस टाइप उसमें समझ लीजिए। तो जो पीवीसी है ये, तो जो ये वाला ग्लिप्टल है पेंट्स में यूज होगा, आपको पता है। तो बी का 1 है तो ये ऑप्शन कट गया। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक यानी वीक वाली प्लास्टिक है। अब आप इन सब एग्जाम्पल में कंपेयर करिए, इनकी हार्डनेस को कंपेयर करिए। देखिए रेनकोट, कंप्यूटर डिस्क और आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, इन सब में आप देखिए रेनकोट है वो सबसे वो है, आप कह दें तो कि वीक। तो जो पीवीसी है बेसिकली इसमें आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको लगता है कि हम तुक्के लग रहे हैं, लेकिन इसी तरह से आपको काटना होगा, नहीं तो आप वो टेबल याद कर लीजिए। तो सी का आ गया दूसरा, ठीक है। अब पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन में क्या हो जाएगा, अब देख बेकेलाइट क्या है, रीयूजेबल नहीं है, एक बार बन गया तो हुआ। अब ऐसी चीजें कौन सी होती हैं, जैसे कंप्यूटर डिस्क है, वेस्ट, ये सब इसमें बेकेलाइट में आ जाएंगी, यानी डी का चौथा, ठीक है। तो इससे आपका ऑप्शन जो है यही वाला बन गया ए। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा एंड में आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन, लेकिन 1-2 बार देख लेंगे ना तो इससे आपको ऑप्शन उस टेबल को याद करने में भी आसानी हो जाएगी।
ये जो मैंने बेसिक बताया ना गाइज आपको, एक बार ये जरूर याद रख लीजिए, इससे काफ़ी हेल्प होगी आपको, है ना, डिवाइड करने में यूज़ हो जाएगी चीज़ों को। ठीक है, सो आई होप समझ में आएगा आपको ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। नाउ गाइज देखिए, जो मैंने आपको पिछला आपको समझाया था टेबल ये वाली, तो इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वाला देखिए, मैंने आपको कहा था डेक्रोन, डेक्रोन का दूसरा नाम टेरिलिन है। टेरिलिन के कपड़े बनते हैं, ये फाइबर में आ जाता है। मैंने आपको कहा था नाइलोन एक पोलीअमाइड है। जितने भी नाइलोन के कपड़े होंगे, कुछ भी, जितने नाइलोन 66 वगैरह कुछ भी पोलीअमाइड है। पोलीअमाइड हमेशा फाइबर में आएगा, बताया था आपको। और डेक्रोन क्या है यहाँ पे? पोलिएस्टर। पॉलीथीन, पॉलीथीन एक प्लास्टिक में आ जाएगा। कौन सी प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, राइट गाइस। तो देखा आपने, वो जो पिछली टेबल है उसे याद करके आपको काफी हेल्प हो जाएगी, राइट गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज। देखिए गाइस, मैंने आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये 4 तरीके से डिवाइड हो गए, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, फाइबर एंड थर्मोसेटिंग। सिमिलरली अगर एक दूसरा तरीका है जैसे आप डिवाइड कर सकते हैं पॉलीमर्स को, राइट। सो बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि किस तरह से पॉलीमर बन रहे हैं। सो इसमें 2 मेजर कैटेगरी आ जाती हैं। जैसे पहला हो जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। इस पे मैंने वीडियो बनाई गई है गाइस, आप बिल्कुल बेसिक्स आपको समझना है तो उस वीडियो को देखिएगा आप, है ना। डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है टाइप जो उसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसे आप इसमें नाम समझ रहे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन में तो सीधा 2 पॉलीमर हैं और ये सिंपल अपना यहाँ इनको जोड़ दें तो आपके पॉलीमर एडिशन पॉलीमर बन जाएगा। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में जब 2 पॉलीमर आते हैं तो ये जब जोड़ते हैं तो साथ में एक साइड प्रोडक्ट भी निकलता है। ये साइड प्रोडक्ट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में H2 भी हो सकता है, H2O वाटर, या NH3 भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से आप कुछ भी इनके जो हैं साइड प्रोडक्ट निकल सकते हैं। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल भी निकल सकता है, ROH, इस टाइप से कुछ मेजर में। हालांकि हमारे उसमें सिर्फ H2O या इस टाइप में यूज होता है, ठीक है। इस अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एडिशन पॉलीमर में क्या होता है गाइस, सिंपल ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप पॉलीथीन लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसके N हम मॉलिक्यूल लेंगे, ये एक मोनोमर है, तो ये सिंपल किस तरह से जुड़ जाता है, हम कह देते हैं कि ये इस तरह का एक मोनोमर जुड़ गया। लेकिन ये असल में हुआ क्या? तो देखिए इसमें गाइस क्या है कि एक तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हुई है। हालांकि उस वीडियो को देखेंगे आप, जो मैं बता रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है वो देखिए गाइस, कि मैंने कहा है कि कैसे मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करें, पॉलीमर को मोनोमर में, उससे एक ट्रिक बताया। तो देखिए गाइस, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे ये वाला जो 2 बॉन्ड है, ये वो तो ये वाला हो गया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इससे क्या होता है, जब इस तरह की एक और यूनिट यहाँ पे जुड़ेगी, CH2 CH2, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो ये बॉन्ड बना देते हैं बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है। तो सिंपल ऐड हो गए, इनमें कुछ साइड प्रोडक्ट नहीं निकला, तो इसको आप बोल देते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जैसे कॉमन एग्जाम्पल हो गए आपके पॉलीथीन के, हो गए पॉलीस्टाइरीन हो गया, है ना, ये आपके सबके सब हो गए, टेफ्लॉन हो गया। तो ये क्या है आपके एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया साइड में निकलता है, जैसे पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर में अगर आपकी ये वाली लिंकेज प्रेजेंट है तो पहले तो आपको पता लग जाएगा कि ये पॉलीएस्टर है, ठीक है। या पॉलीअमाइड है, जैसे मैंने बताया था ना अमाइड्स, ये आप में इसमें ये वाली लिंकेज अगर प्रेजेंट है तो कह देंगे आप पॉलीअमाइड है और कंडेंसेशन पॉलीमर से बन निकल के बना हुआ। आगे की अभी जब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और चीजें, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब इनमें इन सभी को जो ऑप्शंस दिए हैं इनको 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, ताकि आपको क्या होगा ना कि एक आइडिया हो जाएगा। तो जैसे टेफ्लॉन है गाइस, पहला टेफ्लॉन को जो मोनोमर यूनिट है वो है टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 4 F जुड़ गए,
टेट्राफ्लोरोइथीन। अब देखिए जब इसका मैं पॉलीमर बनाता हूं तो इसमें सिंपल जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से हाफ बार्ड एरो बनेंगे ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है, तो इस तरह से मूव हो जाता है, यानी यूं यूं। ये तो 4F तो ऐसे ही रहेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ये वाला, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड तो यहीं पे। तो इसको ये N जुड़ के हम कैसे लिख देते हैं कि इस टाइप के N जुड़ेंगे, तो इस टाइप के यहाँ N, ये आपका क्या बन गया, एक पॉलीमर यानी टेफ्लोन है। ये क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। ये क्या हो जाएगा, टेफ्लोन, या इसको दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि एक एडिशन पॉलीमर है। अब एक और चीज देखिए, दो टर्म होती है, होमोपोलीमर और एक होता है कोपोलीमर। ठीक है, होमोपोलीमर कोपोलीमर। अब देखिए जब एक ही तरह का मोनोमर जुड़ जुड़ के आपस में पॉलीमर बनाते हैं, जैसे इस केस में उसको आप होमोपोलीमर बोलते हैं। जब मोर देन वन या दो टाइप के मोनोमर जुड़ते हैं आपस में, भी आप देखेंगे एग्जाम्पल, दो टाइप के जब मोनोमर जुड़ेंगे तब उसको कोपोलीमर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, होमोपोलीमर भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, यही है बस। तो इसका मतलब ये कंडेंसेशन नहीं है, ये एडिशन है। दूसरा देखते हैं पॉलीस्टाइरीन। सो पॉलीस्टाइरीन जैसे नाम से दिख रहा है, इसकी मोनोमर यूनिट है स्टाइरीन। तो स्टाइरीन आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, देखिए बेंजीन रिंग पर ये CH2, ये वाला, ये क्या है आपका स्टाइरीन। अगेन जब आप देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड है, तो एक ही आपको मैंने कह दिया पॉलीमर, एक ही मोनोमर यूनिट है और आपको कह दिया इसको जोड़ना है। तो अब देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर में एटलीस्ट आपका ऑक्सीजन या नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब आपके कह सकते हैं कि इसकी कंडीशन बन रही है कंडेंसेशन की। लेकिन इन टाइप के कंपाउंड में ना ही कोई ऑक्सीजन है ना कोई नाइट्रोजन है कि जो आप कंडेंस करके वाटर, अल्कोहल या अमोनिया कुछ इस टाइप का निकाल सके, नहीं बन रहा। बस सिर्फ डबल बॉन्ड है, या कभी किसी एग्जाम में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा आपको। तो ये एक तरीका हो जाता है पहचानने का कि एडिशन बनेगा कंडेंसेशन। तो मैं देख दिया एडिशन बनेगा, एडिशन होगा तो यानी अब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगेन वही सेम यू, ये इलेक्ट्रॉन यू बन जाएगा। तो जब इसकी ये कैसे बन जाएगा, देखिए पॉलीमराइजेशन के बाद ये तो यूनिट यू ही है, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये तो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में ये वाले, और ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया। तो अब जो यूनिट जुड़ेंगी वो यूं जुड़ रही हैं, साइड इसमें नहीं जुड़ेंगी। तो यानी अब आप देखिए दूसरी यूनिट अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पे ऐसे जुड़ेंगी, CH2 मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, CH एक रिंग यहाँ पे जुड़ गई, फिर ये समझ रहे, तो ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलती जाएगी नीचे नीचे, ये आपका बेंजीन रिंग लटक रहेगा। ठीक है गाइस, समझ में आपको, ये आपका हो गया पॉलीस्टाइरीन, वही जो अभी हमने देखा था पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन क्या हुआ, एक तो एडिशन पॉलीमर हो गया, जुड़ा है ना, फिर रेडिकल मैकेनिज्म यूज हो रही है इसमें, और दूसरा क्या है, होमोपोलीमर। तो ये भी चीजें याद रखिएगा आप, है ना। साथ ही साथ पॉलीस्टाइरीन क्या है, आपको भी मैंने बताया था, पॉलीस्टाइरीन अगर IMF फोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक थर्मोप्लास्टिक भी है। तो इस तरह से भी याद हो जाएंगे आपको। तो फिलहाल आपका एक कंडेंसेशन नहीं है। अब आया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो गाइज अब आया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी विनाइल क्लोराइड की यूनिट जुड़ रही है इसमें बार बार, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, 2H यहाँ पे CH और एक Cl, इस पे अगर Cl जुड़ा है, देखिए विनाइल पोजीशन हो जाएगी ये, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उस पे Cl जोड़ दिया आपने, विनाइल क्लोराइड हो गया। समझ में आ गया आपको विनाइल क्यों आया, ये वाली पोजीशन हो गया। तो ये फिलहाल विनाइल क्लोराइड हो गया। अगेन जब मैं कहूंगा इसका पॉलीमर बनाओ तो वही सेम हो गया। आपको देखा डबल बॉन्ड है, कोई O या कुछ नहीं है, आप सिंपल क्या करोगे यार, ये जो है ये यहाँ निकाल दो, ये अलग निकाल दो, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएंगे, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये HH जोड़ दो, CH2 लिख दीजिए, एक ही बात है। ये हो गया N, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। ये भी एडिशन पॉलीमर हो गया, होमोपोलीमर हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, थर्मोप्लास्टिक। तो फिलहाल ये भी नहीं है, समझना। अच्छा एक चीज आपको मैं और बताता हूं इस विनाइल क्लोराइड के ऊपर, JEE में एडवांस में कभी आपको एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको क्या होगा ना, ये डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। देखिए आपको
ये पता होगा ये कैसे बना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बताऊंगा। जब भी आप कोई भी एल्काइन लेते हैं ना, तो एल्काइन में जब कभी आप कोई HX से रिएक्शन करेंगे, एक्स क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, HX, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये जो H और X का है एंटी एडिशन हो जाता है। कैसे, ये तो यहाँ जुड़ गया एक H और जो X है वो यहाँ जुड़ गया, तो इसको आप बोल देते हो विनाइल क्लोराइड, ट्रांस विनाइल क्लोराइड। अगर इन केस अगर आपको इसमें यूं दो रिएक्शन दे दी कि इसका पॉलीमराइजेशन कर दिया तो ये बन गया, लेकिन इसमें अगर एक्सिस में HX डाल दूं तब क्या हो जाता है, ये विनाइल क्लोराइड नहीं रह पाता, ये डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। इस बार क्या होगा, अगेन जैम डाइहैलाइड बन जाएगा, यानी जो X हैं वे दोनों के दोनों सेम कार्बन पे ही जुड़ेंगे। तो यानी इधर X इधर X इधर सब पे H। ये याद रखिएगा, जब दूसरी बार जुड़ेगा ये ऐसे XX एक पे ही जुड़ते, इसको जैम डाइहैलाइड बोल देंगे। तो फिलहाल ये छोटा सा एक एक्स्ट्रा मैं चीज़ बताना चाह रहा था आपको, कभी कभी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे पॉलीमर की रिएक्शन में, तो चीज़ें को पता होना चाहिए। राइट गाइज, समझ में आया? सो ये तो है नहीं। अब डी डेक्रोन देखते हैं। डेक्रोन का दूसरा नाम क्या है, टेरेलिन। आपको बताया था एक पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर है तो आपको नाम सुनते ही आपका पता लग जाना चाहिए। देखिए इन क्वेश्चंस को मैं आपको समझाने के लिए आज से बता रहा हूँ, इतनी चीज़ों को खोल खोल के एक्सप्लेन करके। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको एग्जाम्पल पता है कैसे कर सकते थे। देखिए मुझे पता है कि डेक्रोन एक पॉलीएस्टर है, टेरेलिन पॉलीएस्टर है, यानी यही कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। बाकी के देखिएगा आप सारे के सारे PVC पॉलीएस्टर ये सब के सब एडिशन पॉलीमर बन रहे होंगे, एक दिमाग में आप सब बन जाएगा ना आपका। तो फिलहाल जब समझ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा था चीज़ों। देखा अगर आपने एक बार टेरेलिन या डेक्रोन का स्ट्रक्चर समझ गया ना, तो आप ग्लिप्टल का भी स्ट्रक्चर आराम से समझ जाएंगे, बहुत दोनों के दोनों सिमिलर है। पहले मैं आपको टेरेलिन का बता देता हूँ। देखिए टेरेलिन की जो मोनोमर यूनिट है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेथैलिक एसिड। क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेथैलिक PTHALIC एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। क्या, देखिए जब दो इस ये जो ग्रुप है CH2 और यहाँ दो बॉन्ड है, इसको आप बोलते हैं मिथाइलिन। मिथाइलिन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जोड़ा हो, सुना होगा ना, जहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ देता हूँ तो ये H बहुत हाईली एसिडिक हो जाते हैं, ये पढ़ा होगा आपने। सिमिलरली ये CH2 इसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इथाइलिन। इथाइलिन। सिमिलरली इस टाइप के कोई कंपाउंड आ जाएगा आपको कभी कभी, या इधर जुड़ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वैसे इधर ही जुड़ता है, इसको बोल देंगे प्रोपाइलीन। समझ आप? तो ये हो गया इथाइलिन। तो इथाइलिन पे दो OH, इथाइलिन ग्लाइकोल, एक तो ये। और टेरेथैलिक एसिड क्या है, देखिए जब दो अपोजिट पोजीशन पे COOH जुड़ जाएंगे, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई एसिड है ये, तो इसको बोलते होते हैं आप टेरेथैलिक एसिड। जस्ट इन केस मैं इस पे दो बराबर वाले कार्बन पे COOH जोड़ देता, अपोजिट नहीं, तो ये हो जाता सिर्फ थैलिक एसिड, जो कि ग्लिप्टल में यूज होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको थैलिक एसिड। समझना सिंपल। अब आपको कंडेंसेशन वाला एग्जांपल दिख जाएगा। देखिए अब ये OH और OH दिख गया, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ H2O निकालना है। H2O से निकालना है कि जो OH है वो COOH वाले में से निकलेगा, OH एल्कोहल वाले से नहीं। तो यहाँ से H2O निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं पॉलीमराइजेशन कर दिया -H2O। देखिए यहाँ से H2O हो गया, तो ये तो चेन बन रही है ना, तो यहाँ से भी निकलेगा। तो ये तो हो गया इस तरह से, OH COOH से तो यहाँ से निकल गया होगा, OH को इस वाले में से जुड़, देखिए ये वाला और ये वाला OH, एक आगे चेन भी जुड़ रही होगी, तो इस तरह से निकल के ये H2 यहाँ से भी निकल जाते हैं अलग अलग, तो एक चेन बन जाएगी। तो चेन कैसे बन जाएगी, ये वाली तो सिंपल होगी आपकी O, आगे जुड़ने के लिए मैंने लिख दिया। इधर क्या हो गया, OCOO, और सिंपल ये क्या जुड़ गया यहाँ पे COO, ये कंपाउंड बन गया आपका। देखिए आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पता हुआ, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं, आपको अगर मोनोमर यूनिट पता है तो भी आप कर सकते थे। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हो आप डेक्रोन या टेरेलिन। कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया, कोपोलीमर हो गया, क्योंकि दो टाइप के आपके मोनोमर यूनिट होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका फिलहाल इसमें करेक्ट है। नाउ अगर आप इसमें ये करते कि टेरेथैलिक एसिड के बजाय मैं थैलिक एसिड यूज करता,
यानी जो ये वाला इस बार COOH है, यहाँ के बजाय ये बराबर वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, यानी सपोज इस वाले पे। ठीक है, तो अगेन अब जो ये वाला है, ये जो ग्रुप है वो इसके बजाय इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, COO। ठीक है, O यहाँ सिंपल स्ट्रेट लाइन, समझ रहे आप। तो ये वाला इस बार ये क्या हो जाएगा, ग्लिप्टल। तो डेक्रोन में इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेराथैलिक एसिड, ग्लिप्टल में इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। दोनों के दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर हैं एंड कोपॉलीमर हो गए। समझ में आया गाइज? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, polystyrene, Dacron, Orlon are classified respectively as chain growth, step growth, step growth. देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर, ये तो आपको पहचानने में आ जाएंगे ना। एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम है, आप क्वेश्चन के हिसाब समझ लीजिए, चेन ग्रोथ। अगर आपका कोई एडिशन पॉलीमर है तो उसको आप चेन ग्रोथ पॉलीमर बोल के आ जाएं, और अगर कोई आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है आप उसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बोल के आ जाएं। आगे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए पोलीस्टाइरीन, मैंने आपको बताया था पोलीस्टाइरीन, अभी एग्जाम्पल आपको समझा चुका हूँ कि एक एडिशन पॉलीमर है यानी चेन ग्रोथ। तो पॉलीमर हो गया चेन ग्रोथ पहले वाला, तो यानी ये स्टेप कट गया आपका इनमें से। दूसरा है डेक्रोन, अभी डेक्रोन टेरिलिन का अभी आपका दूसरा बताया था, अभी लास्ट एग्जाम्पल आपको बताया था कि एक कंडेंसेशन पॉलीमर है यानी स्टेप ग्रोथ हो जाएगा, यानी ये इनमें से हो सकता है कुछ, ये भी कट गया। अब बात आई आपकी ओरलोन की। ओरलोन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको पता हो जाएगा, डायरेक्ट भी पता है। देखिए ओरलोन बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है ओरलोन का वो है पोली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, पोली एक्रिलोनाइट्राइल, ACRYLONITRILE, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। नाउ पोली एक्रिलोनाइट्राइल यानी एक्रिलोनाइट्राइल की यूनिट इसमें जुड़ रही है बार बार। एक्रिलोनाइट्राइल क्या है, अगर आपको देखिए यहीं तक पता है तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा कि एक ही टाइप का मोनोमर यूज हो रहा है, तो ये चेन ग्रोथ हो जाएगी एंड ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अब देखते हैं, देखिए एक्रिलोनाइट्राइल ये है, ये यहाँ पे जब CN जोड़ा है, अब ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पे मैंने Cl जोड़ा था तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं CN जोड़ दूं तो ये एक्रिलोनाइट्राइल है। CN क्या है, साइनाइड वाला ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड CN है ना, तो ये याद रखिएगा आप। तो CN जोड़ दिए तो एक्रिलोनाइट्राइल, अगेन वही यही वाला रिपीटेटिव यूनिट है, यही यूनिट जुड़ेंगी CH2CH इस तरह से, और यहाँ पे CN जुड़ा रहेगा, समझ रहे? तो ये एक्रिलोनाइट्राइल है, ये पोली एक्रिलोनाइट्राइल है जिसको आप ओरलोन भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, समझ में? तो इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है ये एक एडिशन पॉलीमर है या चेन ग्रोथ पॉलीमर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलेमाइन इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन मेलेमाइन यूनिट। इसमें सिर्फ गाइज आपको मेलेमाइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, मतलब बार बार रिपीट होता है ऑर्गेनिक में भी। देखिए सिंपल आपको मेलेमाइन कैसे बनाना है, मैं आपको स्ट्रक्चर की तरीका बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करें, एक बेंजीन रिंग बना दें। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ दें, कर दिया। नाउ अल्टरनेट पोजीशन पर आपको सिंपल N जोड़ने हैं, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक कार्बन एक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे मैं जगह बना देता हूँ इसकी नाइट्रोजन जोड़ने के लिए। ठीक है, इस अब सिंपल आपको यहाँ नाइट्रोजन लिख दीजिए। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज है तो इन्हें नहीं छेड़ना। अब बचे हुए जो कार्बन वाली पोजीशंस हैं इन पे आप सिंपल क्या जोड़ दे, NH2। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा मेलेमाइन का। अगर आप इसमें देखेंगे कि कितने नाइट्रोजन है तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपका जो आंसर है इसका 6 है। राइट गाइज, समझ में आपको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट प्रोसीड्स वाया रिएक्शंस। और इसमें कहा है कि पहले इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है या डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, तो ये चीजें हैं। तो देखिए गाइज, ये जो है स्टार्ट करते हैं बेकलाइन की मैकेनिज्म से। एक बार बेकेलाइट स्टार्ट होता है जब आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और रिएक्शन किस किस की होती है, फिनोल की एंड फॉर्मल्डिहाइड की। फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड जब ये रिएक्शन करते हैं तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, बेकेलाइट बनना स्टार्ट हो जाता है।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। एक इसमें ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है सिर्फ, इसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भी एडिशन हो गया, इसमें पूरी सबकी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन सब पे ऐड हो गया, ठीक है। समझ में आपको? सो इस जब ये वाली जो यूनिट्स हैं ऑर्थो वाली यूनिट्स के जब हम एन नंबर ऑफ यूनिट्स जब यूज करते हो, तब आपका ये जब जुड़ते रहेंगे आपस में कंडेंसेशन होता रहेगा, है ना। समझ आप कैसे? ये वाला H2 है, ये है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको एक बार स्टार्ट भी करके भी बताऊंगा। ये इस तरह जुड़ता है, देखिए ये तो OH ऐसा रहेगा, यहाँ CH2OH हो गया। सिमिलरली एक यूनिट और हो जाती है CH2OH, तो जो यहाँ पे H है वो ये H2O निकाल देती है। तो ये वाला जो CH2 लिंकेज बनी ना, ये इस तरह से बनते हैं। इस मल्टीपल यूनिट्स को आप बोलते हैं नोवलेक, एंड नोवलेक आगे बेकेलाइट बनाने में काम आता है। एक तरह से मोनोमर यूनिट बोलते हैं, मोनोमर तो ये भी हो गए, या इंटरमीडिएट वाली यूनिट बन गई, ठीक है। अब देखिए ये स्टार्ट कैसे हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमें समझनी है तो इसको भी देखिए। सबसे पहले ये HC डबल बॉन्ड OH ये वाला है। अब क्या होगा, जब आप देख सकते हैं इसमें H आयंस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। H आयंस क्या होगा, अटैक करते हैं इसके ऊपर, HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पॉजिटिव आ गया H, अगेन O पे पॉजिटिव चाहे अनस्टेबल है। ये आपको गाइस बेसिक्स हैं, बहुत पता होंगे, नहीं तो अब देख लीजिए, अरेंज हो जाएगा। और यहाँ पे HC, यहाँ पॉजिटिव HOH आ गया। तो कुल मिला के मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, CH2OH एंड पॉजिटिव। जब ये हो गया पॉजिटिव, ये यूनिट बन गई, इनको हटा दूं। जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड में राइट कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो, तो जो ये एक H है इसको हटा के इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड कर देते हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मेरी रिएक्शन देखिएगा, उसमें समझाया। तो सिमिलरली इसमें CH2OH है, तो इस बार आपने क्या किया, सिंपल CH2OH यहाँ पे जोड़ दिया। मल्टीपल पोजिशंस है, OH है, लोन पेयर की वजह से +M शो कर रहा है, ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से माइनस आई, लेकिन +M का इफेक्ट ज्यादा है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इसलिए ये यहाँ पे जुड़ती है, ठीक है। ये समझ में आया? तो इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आगे बढ़ा। तो इसलिए फिलहाल तो देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यही सही है अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पता है तब। समझ में आपको? अगर यहां तक भी पता है तब भी सही है आपका कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इससे प्रोसीड हो रही है। सो आगे कंडेंसेशन वाला कैसा बताया मैंने आपको, कि जो ये इस तरह की यूनिट थी, दो दौड़ के ये नोवलेक बन गया, या आगे भी इस तरह की जब मल्टीपल यूनिट्स जुड़ेंगी, वही अगेन OH, ये वाला OH हो जाएगा, नीचे वाला H CH2OH, इस तरह से यूनिट है ना। ये बेकेलाइट है बेसिकली, इससे यूनिट जुड़ेंगी तो क्या है, डिहाइड्रेशन हो गया, H2O निकल गया, ठीक है। समझ में आपको गाइज? देखिए गाइज, कभी कभी आप कह देंगे सब कंडेंसेशन बोला या कुछ बोला, देखिए डिहाइड्रेशन है या कंडेंसेशन लिख दिया, तो आपको थोड़ा सा वही है कि ऑप्शंस जो भी हैं करेक्ट वो देख लीजिए। डिहाइड्रेशन लिखा तो मैंने इसलिए डिहाइड्रेशन कर दिया इसको सेलेक्ट। एक जब आप यूज करते हैं ना प्रॉपर टर्म्स, इंडस्ट्रियल टर्म्स, तो वे लिखी जाती है यहाँ पे, है ना। तो फिलहाल आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, H2O निकला, आपको ये ध्यान रखना है। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। समझ में आ गया होगा गाइज, आई होप इसको आपको। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Polyvinyl alcohol is an important polymer. The structure is given below. It is prepared by polymerization of. Now guys देखिए, अगर आपने मेरी जो मैंने आपको बताया वीडियो, दो पॉलीमर पे इसके अलावा मैंने दो वीडियो बनाई हुई है ना, एक तो नीट वाली और एक जो ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो देखते सबसे पहले आप ये सोचेंगे, देखिए ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन टाइप का एग्जाम्पल है। मैंने उसमें बताया था आप सबसे पहले पॉलीमर से जब मोनोमर बताना, रिपीटेटिव यूनिट देख लीजिए, रिपीटेटिव यूनिट ये हो गई, तो यानी CH2CH ये, और मैंने कहा कि वापस जो इलेक्ट्रॉन आपने शेयर करे होंगे अब इसको अंदर डाल दीजिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH ये आ गया। इसको क्या बोल दोगे आप, विनाइल एल्कोहल। तो कायदे से तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, विनाइल एल्कोहल, कि जो पॉलीमराइजेशन हुआ विनाइल एल्कोहल से हुआ, यानी अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो वापस ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो गाइज इससे ऐसे बन जाना चाहिए था, लेकिन हम इन रियलिटी इससे नहीं, ये यूज नहीं करते, इससे नहीं बनता बेसिकली। जो आपका PVA, इसको पॉलीविनाइल एल्कोहल को आप PVA शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि गाइज अगर आप देखेंगे, क्योंकि गाइज ये थर्मोडायनेमिकली थोड़ा अनस्टेबल है,
देन इट्स ओन टोटोमर। अब देखिए क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH ये वाला है, इससे अगर आप टोटोमर बनाएंगे, ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH CHO, और ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से ये बहुत कम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इससे इसको जोड़ के आप PVA नहीं बना सकते। अब PVA तो एग्जिस्ट करता है, अब PVA एग्जिस्ट करता है तो किसी तरह से तो बन ही रहा होगा। हम जब PVA बनाते हैं गाइज, तो ये आपका विनाइल अल्कोहल के बजाय हम आपको यूज करते हैं ये वाला कंपाउंड, इसको बोलते हो आप विनाइल एसीटेट, समझ रहे, विनाइल एसीटेट यूज करते हो इंस्टीड ऑफ विनाइल अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल वही है, CH, यहाँ पे O के बजाय, यहाँ पे OH था ना, O के बजाय ये वाला जोड़ दिया आपने, ये यूनिट, समझना। अगेन इसमें सिंपल सेम यही होगा, सेम क्या होगा, अगेन वही इलेक्ट्रॉन बट जाएंगे इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन बटने के बाद इसका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होगा तो जो ये वाली यूनिट है ये निकल जाएगी, इसके साथ तो OH जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाता है H, कैसे देखिए आप समझ रहे होंगे ना, सिंपल, ये तो ऑर्गेनिक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये तो आपका पॉलीमर बन ही गया, ठीक है, और यहाँ पे OH इस तरह से जुड़ जाता है, तो इस तरह से आपका PVA बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा दोबारा देखिएगा, पेंसिल चला के एक बार इन चीज़ों को खुद से यूज़ करके देखिएगा, तो ये याद भी कर ले और इसको समझ में ले कि कैसे हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ, इसलिए भी रीज़न है, ठीक है, क्योंकि आपका जो विनाइल अल्कोहल है वो थर्मोडायनेमिकल अनस्टेबल है देन इट्स ओन टोटोमर। विनाइल एसिटेट ज़्यादा सही मेथड है प्रिपेयर करने का PVA। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर फिलहाल B है, ठीक है गाइज। आप देखिए ये OCOOCH3 COO ये नहीं है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा आप, है ना, ये गलत है, ये सही है OCOCH3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर हाइड्रोलिटिक कंडीशंस द कंपाउंड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड फॉर चेन टर्मिनेशन रेस्पेक्टिवली आर। देखिए इसमें सिंपल, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो सिलिकॉन वाले पॉलीमर है होते कौन से। देखो इनको आप बोलते हो सिलिकॉन, SILICONE, सिलिकॉन, ये पॉलीमर ही होते हैं एक तरह के। मैंने जो P ब्लॉक की वीडियोस बनाई हैं कार्बन वाली, नीट की एंड JEE की दोनों की, उसमें आपको इसे ढंग से समझाया हुआ है और अच्छी तरीके से, इसमें भी बताऊंगा लेकिन उसमें भी समझाया, आप समझते रहिएगा गाइज, ये चीज़ें मिक्सड होती हैं इनऑर्गेनिक की। तो सिलिकॉन जो पॉलीमर है ज़्यादातर आपको सर्जिकल एवं कॉस्मेटिक प्लांट्स में यूज होते हैं, सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ अब देखिए एक मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, RnSiCl4-N, RnSiCl4-N, SI क्या, सिलिकॉन, Cl क्लोरीन, R आपकी यहाँ पे कोई भी एल्काइल या एराइल यूनिट हो सकती है। नाउ ये सिलिकॉन्स के मोनोमर यूनिट की है, ये मोनोमर यूनिट है। अगर मैं N=1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, RSiCl3, RSi ये 3Cl। अगर N=2 है तो R2SiCl2, यानी R तो 2 जोड़ दिया आपने और 2Cl जोड़ दिया। अब N=3 कर दूं तो R3SiCl, तो इधर क्या हो जाएगा, SI पे 3 तो R जुड़ गए और एक Cl जुड़ गया। तो इस तरह से आपके जो ये मोनोमर यूनिट हैं ये होते हैं, इनको आप बोलते हो, इन मोनोमर यूनिट्स को क्लोरोसिलान्स, क्लोरोसिलान SILANE, क्लोरोसिलेन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं CH3 SiCH3 Cl इसको जोड़ दूं तो उसको क्या बोलोगे आप, डाई मिथाइल क्लोरोसिलान। तो ये याद रखिएगा। नाउ अब देखिए क्या होता है, आपको मैं बहुत ही बेसिक चीज एग्जाम्पल बताता हूं, तो उसके बाद देखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, क्लोरोसिलान मिल गया आपको, ठीक है। अब इसको क्लोरोसिलान का आपको आप हाइड्रोलिसिस करते हो, मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ R3SiCl का, ठीक है, R3SiCl, इसका पहला आप हाइड्रोलिसिस कर दो, HOS के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप देखोगे वो यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल देगा और RSiRCl को बेसिकली ये रिप्लेस कर देता है OH से।
आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि HCl निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह की दो यूनिट आपस में जुड़ जाती है। एक तो ये हो गई, सपोज एक आपको यहीं पे मैं बना देता हूँ OH, R, R एंड R। अब क्या होगा देखिए, सिंपल वही H2O निकल गया। अब H2O निकलने के बाद RSI, R, R, O, SI, R, R, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, एक पॉलीमर हो गया सिलिकॉन। नो, ये सबसे बेसिक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि सिलिकॉन की हो सकती है वो ये बनी है। क्यों? क्योंकि जब सिर्फ एक Cl यूज होगा। नाउ लेट जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे भी डाई मिथाइल वाला यूज कर लेते या डाई एल्काइल वाला यूज कर लेते, आर यहाँ पे सपोज Cl है, यहाँ पे भी Cl हो गया और यहाँ पे भी Cl हो गया। तो जब आप OH से रिएक्शन करोगे हाइड्रोलिसिस, तो ये Cl भी OH से रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला Cl भी OH से रिप्लेस हो जाएगा यानी OH, ये भी OH। तो यानी जैसे मैंने आपको पॉलीमर चेन बताई थी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखिए आप ऐसे समझिए, ये वाली यूनिट है, एक का तो H2O निकल गया OH पूरा और एक का सिर्फ H निकला है, तभी तो H2O निकला। एक का तो H निकला तो इधर OH निकल गया और इधर OH ऑलरेडी निकल चुका है इस SI का, तो इधर सिर्फ H निकलेगा। तो अगर आप देखोगे तो इस बार क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये और यहाँ पे O, सिंपल आगे यूनिट जुड़ती रहेगी। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इस टाइप के डाई वाले का, मैं ऐसे भी बना, ये इस तरह से भी दिया जा सकता है, R, R, O, यहाँ पे N जोड़ दिया। ठीक है, समझ में? सिमिलरली अगर इसके बजाय मैं एक को और हटा दूं इसको, ठीक है, और यहाँ पे फिर Cl जोड़ दूं, तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर OH, इधर भी OH। अब आप देखेंगे तो ऊपर की भी यूनिट जुड़ जाएंगी, ऊपर यूनिट इस टाइप की, ऊपर भी यूनिट जुड़ जाएंगी, OH OH निकल के, समझ रहे? तो ये तो शीट वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अभी जो ये इससे पहले वाला 2 Cl वाला जोड़ा वो चेन वाला बन गया और सिर्फ एक Cl वाला जोड़ा था वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, समझना है? तो ये सब का सब आपका बेसिक है क्लोरोसिलान का, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज में यूज हो सकते हैं। तो इन्होंने सिंपल ये पूछा है कि इनमें से कौन सा क्लोरोसिलान। अब देखिए एक और चीज देखिए, N=, अगर मैं इसमें 4 रख दूं तो R4SI हो जाएगा, जो कि Cl है नहीं, क्लोरोसिलान है नहीं, तो इसको यूज नहीं करेंगे आप N=4 को। तो अब कह रहे हैं कि लीनियर पॉलीमर और चेन वाले में कौन कौन सा आपका यूज होगा। अब देखिए लीनियर किस में होगा, 2 Cl, तो लीनियर में मल्टीपल 2 Cl थे, 2 Cl, इसमें 3 है, ये नहीं कटा, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें और इसमें ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 2 Cl थे ना, दोनों जुड़ गए। अब चेन टर्मिनेशन कौन सा हो गया, जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी जिसमें सिर्फ एक Cl था, अभी बताया था ना आपको, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला, जब इसको OH जुड़ के सिंपल O जुड़ गया था इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला आपका चेन टर्मिनेशन में कौन सा हो जाएगा, एक Cl वाला, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, एक बार पी ब्लॉक की वीडियोस भी देखिएगा और समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आपको मैं दोबारा से भी बना सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस। देखिए गाइज नेचुरल रबर है क्या, मैंने आपको बताया था आपको कि आइसोप्रीन से बनता है नेचुरल रबर और क्लोरोप्रीन से बनता है आपका सिंथेटिक रबर। सो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हो जाता है आपका CH3। अगर इस CH3 को हटा के आप Cl जोड़ दें तो ये क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर हो जाता है और आपका सिंथेटिक रबर बन सकती है। अगर इसको ये पूरे को हटा दें, आप ब्यूटाडाइईन है, ब्यूटाडाइईन बन जाता है और ये एज अ मोनोमर यूज होता है, एज वन ऑफ द मोनोमर इन ब्यूना रबर्स, ब्यूना S और ब्यूना N में। तो ऐसे गाइज आप इन स्ट्रक्चर्स को याद रख सकते हैं। तो फिलहाल हम क्योंकि आइसोप्रीन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब इसका जब आप एडिशन करोगे तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो आपका जो नेचुरल रबर है वो कैसे हो जाएगी, CH2 C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर ये N जुड़ जाएगा, ये आपका हो गया नेचुरल रबर। जब इसका आप हाइड्रोजनेशन करते हो, सपोज H2 एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो सिंपल क्या है,
डबल बॉन्ड है आपका, हट जाएगा, सिस एडिशन हो जाएगा 2H का, ये हट जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, CH2 CH CH3 CH2 CH2, ये बन गया। नाउ अब देखिए यहाँ पे इसका नाम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो आपको अगर बिल्कुल ये नहीं पता कि इसको बोलते क्या है, आप ऑप्शन कैसे कट कर सकते हैं। अब देखिए, वल्कनाइज्ड रबर है क्या, ये नहीं है। वल्कनाइज्ड रबर में सल्फर जरूरी है, उसके बारे में आप बेसिक भी बता दूंगा। अभी फिलहाल वल्कनाइज्ड रबर नहीं है। पोली ब्यूटाइलिन है क्या, ब्यूटाइलिन नहीं। एक यहाँ पे चौथा भी तो कार्बन आ गया, 4 कार्बन नहीं है खाली, तो ये भी नहीं है। पॉलीप्रोपाइलीन है क्या, 3 कार्बन नहीं है, 3 से ज्यादा है कार्बन है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका यही बचा ए। ठीक है, समझ में आपको। अब देखिए गाइस, इस टाइप को इथाइलिन प्रोपाइलिन कोपोलीमर जो बोलते हैं, ये ऐसा है, ये वाला। इसको इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है बेसिकली। देखिए ये तो हो गया आपका प्रोपाइलिन वाला, और ये होगा आपका इथाइलिन। मैंने आप बताया था ना आपको, मिथाइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन। तो जब ऐसी इथाइलिन की यूनिट को, सॉरी प्रोपाइलिन की यूनिट को, ये इथाइलिन है, ये प्रोपाइलिन, और एक इथाइलिन की यूनिट को आपस में ऐड कर दोगे तो आपका ये बन गया डायरेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन प्रोपाइलिन को रबर या कोपोलीमर। समझ में आपको। ठीक है गाइस, तो फिलहाल ये हो गया। अगर ये भी नहीं पता था तो ऑप्शन कट करके आंसर आ जाता। ठीक है गाइस, नाउ इसको इथाइलिन प्रोपाइलिन को आप रबर, इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर भी बोलते हैं, तो इसको आप EPR, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम आ सकता है। कभी 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 EPM भी बोल देते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको EPM बोल देते हैं। तो EPR या EPM एक ही बात है, इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर भी है। किस तरह बना, आइसोप्रीन को का पॉलीमराइजेशन किया और उसके बाद उसका हाइड्रोजनेशन कर दिया। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं वल्कनाइज्ड रबर। देखिए गाइस, वल्कनाइज्ड रबर में कुछ नहीं है, जैसे आपको बताया, नेचुरल रबर बना लिया आपने एक बार। भाई इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है नेचुरल रबर की। नेचुरल रबर को जब आप सल्फर के साथ हीट कर देते हो तो वल्कनाइज्ड रबर बन जाती है, सिंपल बस। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इंप्रूव हो जाती है। अब ये है क्या, देखिए नेचुरल, जो आपका नेचुरल रबर है वो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है ना, यहाँ पे ये। ठीक है, अब जब सल्फर के साथ हीट करते हो तो इसमें सल्फर की क्लोज्ड लिंकेज पैदा हो जाती है। कैसे, देखिए, एक तो आप इसको आप ऐसे बनाइए, एक तो ये हो गया, एक दूसरा CH2। ठीक है, जब इस तरह की यूनिट्स मल्टीपल जुड़ती है तो अब देखिए क्या होगा, जब इनको आप हीट करोगे तो ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गए, और इनके बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक करके सल्फर की लिंकेजेस बन गई, क्रोज लिंकेज। तो ऐसे मल्टीपल यूनिट्स में आगे जुड़ते रहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इनकी, वीक नहीं रह पाती। तो इसको आप वल्कनाइज्ड रबर बोलते हो, सिंपल बस इसमें यही है। क्वेश्चन कभी कभी वल्कनाइज्ड रबर का ये भी हो जाता है, किस रबर में नीचे ये वाली यूनिट प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरमीडिएट नेवर फॉर्म्ड ड्यूरिंग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज, देखिए चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसमें कभी भी जो ये देखिए ये कार्बीन है, कभी भी कार्बीन वाला इंटरमीडिएट कभी नहीं बनेगा। कार्बीन पे का अगर बेसिक समझेंगे तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है कार्बीन पे भी। ये क्या है, कार्बन आयन, ये कार्बोकटायन, ये फ्री रेडिकल, तो ये बन सकते हैं। ये कार्बीन कभी भी नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आगे अच्छे अच्छे पॉलीमर पढ़ते रहेंगे तो उनमें देखेंगे अब ये यूज होता रहेगा। अभी तक आपने सिर्फ एडिशन पॉलीमर में या चेन ग्रोथ पॉलीमर में सिर्फ फ्री रेडिकल का क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन आगे जब अच्छे अच्छे और पॉलीमर आते रहते हैं तो इसमें ये भी बन सकते हैं। ये तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, कार्बीन कभी नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया गाइज तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई इश्यू हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, डाउट कुछ भी हो इसमें। जो मैंने आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दूंगा ना, उसको एक बार जरूर देखिएगा आप, बहुत फायदा होगा, पॉलीमर आपका टिप्स पा जाएगा। राइट गाइस, सो थैंक यू अगेन, बाय।